नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर राकेश बिश्नोई फिर से आपके साथ साइंस की क्लास के साथ। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वह है मानव तंत्र। और मानव तंत्र में अपने स्टेप टू स्टेप प्रत्येक तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। पाचन तंत्र हो गया, इसके बाद श्वसन तंत्र है, हृदय तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा अंतःस्रावी तंत्र है। प्रत्येक तंत्र के बारे में अपने पूर्ण कंटेंट के साथ चर्चा करेंगे। समझा की बात? देखिए, आज अपने स्टार्ट करते हैं मानव तंत्र। मानव तंत्र, देखो बेटा, मानव तंत्र पढ़ने से पहले अपने थोड़ा सा कोशिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और कोशिकाओं के संगठन से किसका निर्माण होता है? ऊतकों का निर्माण होता है। और ऊतकों के संगठन से किसका निर्माण होता है? अंगों का निर्माण होता है। और अंगों का जब संगठन होता है तो तंत्र बनते हैं, और तंत्रों के संगठन से पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए, शरीर की जो सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई होती है वह कौन सी होती है? कोशिका। तो कोशिका को क्या कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे छोटी व संरचनात्मक इकाई, सबसे छोटी व संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है संरचनात्मक इकाई। और इसको अपने क्या बोल सकते हैं? क्रियात्मक इकाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी जो अंग है, सभी जो तंत्र हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली किस पर निर्भर रहती है? कोशिका पर। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। तो देखिए, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखो, सबसे पहले अगर अपनी बात करें तो जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज की गई थी किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और रॉबर्ट हुक ने एक पात्र पे कारक का ढक्कन लगाकर उसके माध्यम से किसका अध्ययन किया था? कोशिका का अध्ययन किया। जब उसने एक बोतल पे कारक का ढक्कन लगाया, ढक्कन लगा के और कुछ समय पड़ा रहने दिया, तो उसके बाद जब कारक के रूप में जो ढक्कन लगा हुआ तो उसको खोला, तो उसके नीचे मधुमक्खी के छत्ते में जैसे कोष बने होते हैं, कक्षक बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार कारक के ढक्कन के नीचे क्या बने हुए थे? कोष या कक्षक बने हुए थे, जिनको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? कोसा नाम दिया। क्या नाम दिया? कोसा नाम दिया। और इसी कोसा शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई? कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई। तो कोशिका शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कोसा। कोसा को कहा जाता है छोटा कमरा या छोटा कक्ष। छोटा कमरा या छोटा कक्ष। और इसी कोसा शब्द से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? कोशिका। तो कोशिका को समझाने के लिए सर्वप्रथम कोसा शब्द किसके द्वारा यूज किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब? 1665 ईस्वी में। कब प्रयुक्त किया गया था? 1665 ईस्वी में। और कोशिका को बेटा अपनी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। और इस सेल शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? सेलुला शब्द से हुई है। किससे हुई है? सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है छोटा कक्ष या कमरा। छोटा कक्ष या अपने क्या बोल सकते हैं? छोटा कमरा। इस सेलुला शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? सेल शब्द की उत्पत्ति हुई है। समझा गई बात? इसके बाद अगर अपने पूछा जाए कोशिका का जो सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था?
कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन एक वनस्पति शास्त्री था, स्वान एक जंतु शास्त्री था, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? कौन सा सिद्धांत दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्वान व स्लाइडेन। स्वान व स्लाइडेन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? कोशिका सिद्धांत दिया गया था। समझा की बात? इसके बाद देखिए कोशिका के खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? कोशिका की खोजकर्ता, तो कोशिका के खोजकर्ता माना जाता है रॉबर्ट हुक को। किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। समझा की बात? अब देखो कोशिकाओं से संबंधित अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। तो कोशिका से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका से संबंधित अध्ययन, कोशिका से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। समझा की बात? तो देखिए कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसकी? मानव शरीर की। और कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और इसी कारण कोशिका के खोजकर्ता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और जो कोशिका से संबंधित सिद्धांत दिया था वह किसके द्वारा दिया गया था? स्वान और स्लाइडेन के द्वारा दिया गया था। और कोशिका से संबंधित अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। अब देखो कोशिका को समझाने के लिए सर्वप्रथम जो कोशा शब्द प्रयुक्त किया था वह किस वैज्ञानिक के द्वारा यूज किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कोशा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कक्ष या कमरा। और कोशिका को अपनी इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। तो सेल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सेलुला से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कक्ष या कमरा। क्या होता है? छोटा कक्ष या कमरा। अब देखो अगर अपने से पूछा जाए कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक और केंद्रिका, उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका, केंद्रक व केंद्रिका की खोजें वे किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। समझा की बात यहां तक? तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कोशिका है वह मानव शरीर की क्या होती है? सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि कोशिकाओं के संगठन से ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतकों के संगठन से अंगों का निर्माण होता है। अंगों के संगठन से तंत्र बनते हैं और तंत्रों के संगठन से क्या बनता है? पूरा शरीर का निर्माण होता है। इसलिए शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? कोशिका। और संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई भी किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। और मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। इसी कारण रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? कोशिका का खोजकर्ता माना जाता है। 1665 ईस्वी में कोशिका की क्या की गई थी? खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कोशिकाओं से संबंधित जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और कोशिका से संबंधित जो सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था? स्वान और स्लाइडेन ने। और कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक और केंद्रिका, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। समझा की बात? नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो कोशिका से संबंधित जो भी चर्चा है वह अपनी कोशिका से संबंधित जो टॉपिक पढ़ेंगे
कोशिका और कोशिका विभाजन के बारे में, उसके अंदर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। आज अपनी बात करने वाले हैं किसके बारे में, मानव तंत्र के बारे में। तो देखिए मानव तंत्र में अगर अपनी बात करें तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, देखिए मानव पाचन तंत्र, तो मानव पाचन तंत्र की अगर अपनी बात करें तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि पाचन क्या होता है। पाचन की जो प्रक्रिया है वह किसे कहा जाता है। देखिए पाचन किसे कहते हैं, पाचन की अगर अपनी बात करें तो भोजन के जितने भी जटिल घटक होते हैं जिनको अपने ग्रहण करते हैं उनको शरीर में अवशोषण करने के लिए छोटे छोटे सरल घटकों के अंदर क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, और सरल घटकों में तोड़कर उन्हें अवशोषित कर उनमें से जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर मल द्वार तक भेजा जाता है। तो इसमें सभी जो पाचन से संबंधित अंग और ग्रंथियां होती है वह सम्मिलित होकर सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं, जिसे अपने क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। तो मानव पाचन तंत्र की जो डेफिनेशन होगी वह क्या होगी, भोजन के जटिल घटकों को, भोजन के जटिल घटकों को अवशोषित करने के लिए, जटिल घटकों को अवशोषित करने के लिए सरल घटकों में वियोजन के लिए या विघटन के लिए सभी अंग व ग्रंथियां सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं। साथ कार्य करती हैं, वह तंत्र क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। वह तंत्र क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। अब देखो जितने भी अपने भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं जटिल घटक के रूप में पाए जाते हैं। इन जटिल घटकों को सरल घटकों में तोड़ने के लिए, ताकि मानव शरीर के द्वारा उसमें से जो पोषक तत्व है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो जटिल घटकों को अवशोषित करने के लिए इनको सरल घटकों के अंदर वियोजित या तोड़ना पड़ेगा, और वियोजित करने के लिए जितने भी अंग और ग्रंथियां हैं वे एक साथ मिलकर सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं, तो वह तंत्र क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। समझा की बात। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, वह तंत्र जिसमें भोजन को जटिल घटकों के रूप में ग्रहण करने के बाद इन्हें अवशोषित करने के लिए सरल घटकों में तोड़ने के लिए सभी अंग और ग्रंथियां सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं, वह तंत्र क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। समझा की बात है। तो पाचन तंत्र की अगर अपनी बात करें तो पाचन तंत्र की जो कुल लंबाई होती है, पाचन तंत्र को अपने कहा जाता है आहार नाल। क्या कहते हैं, आहार नाल। तो आहार नाल है, इसकी कुल लंबाई कितनी होती है बेटा, कुल लंबाई होती है इसकी 10 मीटर। कुल लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर तक होती है। कुल लंबाई कितनी होती है पाचन तंत्र की, 8 से 10 मीटर तक होती है। और पाचन तंत्र को अपने क्या कहा जाता है, आहार नाल भी कहा जाता है। और पाचन तंत्र है वह कहां से कहां तक, भोजन को अंतर ग्रहण करने वाला भाग कौन सा है, मुंह, और मुंह से मल द्वार तक इसकी जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। और मुंह से मल द्वार तक मतलब भोजन को अंतर ग्रहण करने से लेकर भोजन को बाहर निष्कासित करने वाले अंगों तक
का जो भाग है वह क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। अब देखो इसको और किस नाम से जाना जाता है? पाचन तंत्र को क्या कहते हैं? पोषण नाल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पोषण नाल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोषण नाल भी कहते हैं। समझा गई बात? तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं? भोजन के जटिल घटकों को अवशोषित करने के लिए, इन्हें सरल घटकों में तोड़ने के लिए शरीर के सभी अंग और ग्रंथियां सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं, तो वह तंत्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। और पाचन तंत्र या आहार नाल जो मुंह से मल द्वार तक, मतलब भोजन को अंतर ग्रहण करने से लेकर भोजन को बाहर निष्कासित करने तक का जो भाग है वह क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है और इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। अब देखिए अगर ये समझ में आ गया तो अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाचन तंत्र के कौन कौन से कार्य हैं। समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं पाचन तंत्र के कार्य। पाचन तंत्र के कार्य, तो पाचन तंत्र के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो देखो जो भी अपने भोजन के रूप में आहार को ग्रहण करते हैं वे किस रूप में होते हैं? जटिल घटकों के रूप में होते हैं। और उन जटिल घटकों को सरल घटकों के अंदर तोड़ने का काम कौन करता है? पाचन तंत्र करता है। सरल घटकों में तोड़कर पचाने का कार्य कौन करता है? पाचन तंत्र करता है। तो पहला जो कार्य होगा वह क्या होगा? आहार को सरलीकृत कर पचाना। आहार को सरलीकृत कर पचाना, मतलब जो भी अपने जटिल घटक आहार के रूप में ग्रहण करते हैं उनको सरल अणुओं के अंदर तोड़कर उन्हें पचाने का कार्य कौन करता है? पाचन तंत्र करता है। अब देखो पचाने का कार्य करेगा और भोजन के पचने के बाद यह भोजन है वह छोटी आंत के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य कौन करती है? छोटी आंत करती है। तो दूसरा जो कार्य होगा वह क्या होगा? पचित भोजन को अवशोषित करना। पचित भोजन को अवशोषित करना। पचित भोजन को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? पाचन तंत्र करता है। समझा गई बात? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो कार्य वह क्या है कि जो भी आहार अपने ग्रहण करते हैं उसको मुंह से मल द्वार तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पाचन तंत्र करता है। तो देखिए आहार को मल द्वार से मुंह से मल द्वार तक पहुंचाना। मल द्वार तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? पाचन तंत्र करता है। समझा की बात? तो पाचन तंत्र के कार्य कौन कौन से हैं? जो भी अपने आहार के रूप में जटिल घटकों को ग्रहण करते हैं उनको छोटे छोटे सरल अणुओं के अंदर अपघटित कर उन्हें पचाने का कार्य कौन करता है? पाचन तंत्र करता है। उसके बाद जो भोजन का पाचन हो गया उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य भी किसका होता है? पाचन तंत्र का। इसके अलावा भोजन को मुंह के द्वारा अंदर ग्रहण किया जाता है और उसके बाद उसके पाचन के दौरान पचित भोजन का अवशोषित करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपचित पदार्थ होते हैं, उन्हें मल द्वार तक पहुंचाने का कार्य भी किसका होता है? पाचन तंत्र का होता है। समझा की बात? यहाँ तक समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं और पाचन तंत्र के अंदर सहायता करने वाली ग्रंथियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपनी बात करते हैं। तो पाचन तंत्र की अगर अपनी बात करें तो पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां भाग लेती है? तो देखिए पाचन तंत्र है
पाचन तंत्र को अपने दो भागों में बांट लिया, एक तो अंग के रूप में और एक पाचन तंत्र में सहायता प्रदान करने वाली ग्रंथियां। तो देखिए पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग है वह पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सबसे पहले अपनी बात करते हैं मुख या मुंह, मुख या मुंह। और दूसरा जो अंग होता है वह होता है ग्रसनी। दूसरा अंग कौन सा होता है? ग्रसनी। इसके बाद अगर अपने तीसरे अंग की बात करें तो तीसरा अंग होता है ग्रास नली। तीसरा अंग कौन सा होता है? ग्रास नली। इसके बाद चौथा जो अंग होता है वह होता है आमाशय। चौथा अंग कौन सा होता है? आमाशय। इसके बाद बात करें पांचवें अंग की तो पांचवा अंग छोटी आंत। कौन सा है? छोटी आंत। इसके बाद छठा जो अंग है वह बड़ी आंत। बड़ी आंत। इसके बाद सातवां जो अंग है वह है मल द्वार। मल द्वार। समझा की बात? तो ये तो पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंग है जो पाचन की प्रक्रिया को क्या करते हैं? संपूर्ण करते हैं। समझा की बात? अब देखो पाचन में सहायता प्रदान करने वाली ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले अगर अपनी बात करें तो आ जाती है लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां। इसके बाद अगर अपनी बात करें तो दूसरी जो ग्रंथि है वह कौन सी है जो पाचन में सहायता प्रदान करती है? वह है यकृत, जिसको अपने क्या कहते हैं? लीवर भी कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरी जो ग्रंथि है, तीसरी ग्रंथि कौन सी है जो पाचन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है? वह है अग्नाशय। तो देखो बेटा पाचन तंत्र किन किन से मिलकर बना होता है? अंग और ग्रंथियों की से मिलकर बना होता है। और पाचन तंत्र में पाचन के लिए कौन कौन से अंग सहायता प्रदान करते हैं? मुंह, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। इसके अलावा पाचन तंत्र में भाग लेने वाली ग्रंथियां कौन कौन सी है? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और इसके अलावा है अग्नाशय ग्रंथि। समझा की बात? समझ में आ गई क्या? हाँ भाई समझ में आ गया। तो देखिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं। सबसे पहले जो पहला अंग है, पहला अंग कौन सा है? मुंह है। तो इससे पहले अपने एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं और डायग्राम के माध्यम से मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले अपने इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आलू जी इंगे बना दी आंख। आंख बना दी भी। इसके बाद आलू जी इंगा बना दियो कान। तो देखो रोडो सुगंधो लग गया भी, थोड़ा सा इंगा बाल बना दिया। ये इसके बाल बन गए भी। क्या बन गए? बाल बन गए। हाँ समझा की बात? अब देखो भी ये हो गया पित्ताशय। इसको अपने कहा जाता है लीवर।
ये हो गई बड़ी आंत, ये क्या होगी, बड़ी आंत। ये हो गया मलद्वार। अब देखो बेटा, ये हो गई अपनी छोटी आंत। समझा की बात। अब देखो, यहाँ पे पाया जाता है अग्नाशय। क्या पाया जाता है यहाँ पे, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। देखो बेटा, इसको कहते हैं मुंह द्वार। क्या कहते हैं, मुंह द्वार। और इसे कहा जाता है ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। और इसके बाद अगर अपने बात करें तो यहाँ पे पाई जाती है जिह्वा। क्या पाई जाती है, जिह्वा पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे एक ग्रंथि है जो जिह्वा से जुड़ी होती है, ये होगी जिह्वा या जीभ बोल देंगे जी कहने। ये हो गया उभरा हुआ, जो गले का उभरा हुआ भाग होता है, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये हो गया आमाशय। क्या हो गया, आमाशय। इसको कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं, लीवर या यकृत कहा जाता है। इसके बाद ये जो लीवर के अंदर स्थित भाग है, इसको कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं, पित्ताशय। अब देखो, ये जो अपना बीच वाला भाग जो कुंडली नुमा आपको दिखाई दे रहा है, कुंडली नुमा भाग कहलाता है। वह क्या होता है, छोटी आंत होती है। क्या होती है, छोटी आंत होती है। और जो इसका बाहरी भाग दिखाई दे रहा है, इसको अपने क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। और बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसमें एक होता है अनुप्रस्थ बृहदांत्र और दूसरा होता है जो होता है आरोही बृहदांत्र। तो देखो बेटा, अनुप्रस्थ बृहदांत्र किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ बृहदांत्र ये जो भाग है बड़ी आंत का आगे वाला जो भाग, जहां से ये आहार नली है वह किस में प्रवेश करती है, छोटी आंत के साथ जुड़ी होती है, तो इसको कहते हैं अनुप्रस्थ बृहदांत्र। अनुप्रस्थ बृहदांत्र। इसके बाद देखिए, ये जो भाग होता है इसको कहते हैं आरोही बृहदांत्र। आरोही बृहदांत्र। बृहदांत्र बड़ी आंत को ही कहते हैं भी, और बृहदांत्र बड़ी आंत को कहते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, अनुप्रस्थ बृहदांत्र और आरोही बृहदांत्र कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें तो छोटी आंत है, छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के भी कितने भाग, इसका एक भाग और होता है बड़ी आंत का, जो होता है अवरोही बृहदांत्र। क्या होता है, अवरोही बृहदांत्र। जो इधर वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, अवरोही बृहदांत्र कहते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, जिसमें एक होता है अगर क्षुद्रांतर, दूसरा होता है क्षुद्रांतर, और तीसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं ग्रहणी। तो देखिए, ग्रहणी कौन सा भाग होता है, ग्रहणी कौन सा भाग होता है भाई, जहां से छोटी आंत है, छोटी आंत प्रारंभ होती है, ठीक है, उसके बिल्कुल ऊपर वाला भाग, ये जो भाग है ये कौन सा भाग है, इसको कहा जाता है ग्रहणी। ये एक छोटी आंत का ही भाग है। इसके बाद देखिए, एक होता है क्षुद्रांतर और एक होता है बृहदांतर। तो ये जो भाग है इसको कहा जाता है क्षुद्रांतर। क्या कहते हैं, क्षुद्रांतर कहते हैं। और ये जो भाग है इसको कहा जाता है अगर क्षुद्रांतर। क्या कहते हैं, अगर क्षुद्रांतर। समझा की बात। और इसको कहते हैं मल द्वार, या इसे कहा जाता है गुद्दा द्वार। मल द्वार या इसे कहते हैं गुद्दा द्वार। इसके अलावा ये जो भाग है इसको कहते हैं परिशेषिका। परिशेषिका, या इसको अपने क्या बोल देते हैं, अपेंडिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं,
अपेंडिक्स बोल देते हैं। इसके बाद देखिए ये जो भाग है इसको कहा जाता है अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। समझा गई बात? तो इसमें सभी अंग और सभी ग्रंथियां आ गई है। तो देखिए अब अपने एक एक भाग को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो मुंह द्वार है, सबसे पहला जो भाग है वह कौन सा है? मुंह द्वार। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें मुंह द्वार की या मुख की, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इसको मैं साफ कर देता हूं। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं और चित्र के हिसाब से या डायग्राम के हिसाब से अपने एक एक चीज को क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहला अंग कौन सा है? मुंह, या इसको अपने क्या बोलेंगे? मुख बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मुंह या मुख। मुंह का क्या कार्य होता है? भोजन को अंदर ग्रहण करने का कार्य किसका होता है? मुंह का होता है। ठीक है, तो भोजन को अंतर ग्रहण करने का कार्य कौन सा होता है? कार्य कौन सा अंग करता है? मुंह करता है। और ये किस प्रकार का अंग होता है? आहार नाल का जो सबसे आगे का भाग होता है जिसको अपने कटोरे नुमा भाग कहा जाता है। तो मुंह क्या होता है? आहार नाल का अग्र भाग। आहार नाल का अग्र भाग। और कैसा होता है ये? कटोरे नुमा। तो आहार नाल का अग्र व कटोरे नुमा भाग क्या कहलाता है? मुंह कहलाता है। और इसका जो इसके अंदर है, मुंह के ऊपर के जो तालु होते हैं उन वो होते हैं कठोर, और नीचे के तालु क्या होते हैं? कोमल होते हैं। देखिए मुंह के ऊपर के तालु, मुंह में ऊपर के तालु तो कैसे होते हैं? कठोर। व नीचे के तालु क्या होते हैं? कोमल होते हैं। नीचे के तालु कोमल होते हैं। नीचे के तालु कोमल होते हैं। समझा गई बात? मुंह के अंदर जो तालु पाए जाते हैं, ऊपर के तालु तो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और नीचे के तालु क्या होते हैं? कोमल होते हैं। और मुंह का क्या कार्य होता है? भोजन को या भोज्य पदार्थों को अंतर ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? मुंह करता है। तो मुंह का जो प्रमुख कार्य है वह क्या है? भोजन को अंतर ग्रहण, मतलब अंदर ग्रहण करने का कार्य। अंतर ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? मुंह करता है। अंतर ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? मुंह करता है। अब देखो मुंह के जो पृष्ठ भाग है, पृष्ठ भाग में अधर जो तल होता है, अधर तल में फ्रेनुअल लिंगुम के साथ एक जीभ जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? जीभ है। जीभ किसके साथ जुड़ी होती है? मुंह के अंदर जो पृष्ठ भाग होता है, पृष्ठ मतलब आधारीय भाग, और इसके आधारीय भाग का जो आधार तल है, आधार तल में फ्रेनुअल लिंगुअल नाम का तंतु पाया जाता है, जिससे क्या जुड़ी होती है? जीभ जुड़ी होती है। तो जीभ किससे जुड़ी है? मुंह के पृष्ठ भाग के, पृष्ठ भाग के आधार तल में, पृष्ठ भाग के आधार तल में फ्रेनुअल, फ्रेनुअल लिंगुअम, फ्रेनुअल लिंगुअम से जीभ जुड़ी होती है। जीभ जुड़ी होती है। और जीभ क्या करती है? भोजन के स्वाद का पता लगाती है। भोजन स्वादिष्ट है, कड़वा है, खारा है कि मीठा है, इस प्रकार से स्वाद का पता लगाने का कार्य कौन करती है? मानव के मुंह में पाई जाने वाली जीभ करती है। समझा की बात? क्योंकि जीभ के अंदर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, जो हमें स्वाद का अनुभव करवाती है, स्वाद का आभास करवाती है। और पुरुषों के अंदर ये स्वाद कणिकाएं क्या होती हैं? कम होती है। और स्त्रियों के अंदर ये स्वाद कणिकाएं क्या होती हैं? अधिक होती हैं। तो देखिए जीभ में क्या पाई जाती है? स्वाद कणिकाएं पाई जाती है। जीभ में स्वाद कणिकाएं पाई जाती है। स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं।
जो भोजन के स्वाद का आभास कराती है, जो भोजन के स्वाद का आभास कराती हैं, यह पुरुषों में क्या होती हैं, पुरुषों में कम होती हैं और स्त्रियों में क्या होती हैं, अधिक होती है। पुरुषों में कम व स्त्रियों में अधिक होती है, स्त्रियों में अधिक होती है। समझा गई बात। तो मुंह के बारे में अपनी बात की। पहला अंग कौन सा है पाचन तंत्र का? मुंह, जो आहार नाल का अग्र भाग होता है, आगे वाला भाग, और कटोरी नुमा भाग होता है, और इसमें तालु पाए जाते हैं। तो मुंह में जो ऊपर के तालु होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, और नीचे के तालु क्या होते हैं, कोमल होते हैं। और मुंह का प्रमुख कार्य क्या है? भोज्य पदार्थों को अंदर ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? मुंह करता है। और मुंह का जो पृष्ठ भाग मतलब नीचे वाला जो भाग है, इसके आधार तल में फ्रेनुअल लिंगोम से जीभ जुड़ी होती है, और जीभ में क्या पाई जाती है? स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, जो स्वाद का आभास कराती है। और ये पुरुषों के अंदर स्वाद कणिकाएं क्या होती है, कम होती है, जबकि स्त्रियों में क्या होती है, अधिक होती है। समझा गई बात। अब देखो, जीभ की अगर अपनी बात करें तो जीभ के अंदर तीन भाग होते हैं, एक तो होता है अग्र भाग, एक मध्य भाग और एक पश्च भाग। प्रत्येक भाग का क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। जैसे मान लो ये क्या है, अपनी जीभ है, ये क्या है, जीभ है। जीभ का जो ये आगे वाला भाग होता है, इसको क्या कहा जाता है, अग्र भाग कहा जाता है। क्या कहते हैं, अग्र भाग कहा जाता है। इसके बाद जो ये बीच वाला भाग होता है, इसको कहते हैं मध्य भाग। क्या कहते हैं, मध्य भाग। और इसके अलावा देखिए, जो ऊपर वाला भाग है, इसको क्या कहा जाता है, पश्च भाग कहा जाता है। पश्च का अर्थ हो गया पीछे वाला भाग। ठीक है, तो इन तीनों भागों के क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। देखिए, अगर भाग की अगर अपने बात करें तो जो मीठेपन के स्वाद का आभास करवाता है, वह कौन करवाता है, अगर भाग करवाता है। अगर भाग का क्या कार्य होता है, मीठेपन के स्वाद का आभास कराना। और जो मध्य भाग है, इधर वाला जो मध्य भाग है, ये तो किसका आभास करवाएगा, खट्टेपन का। किसका आभास करवाएगा, खट्टेपन का। और इधर वाला जो मध्य भाग है, ये किसका आभास करवाता है, नमकीन का। किसका, नमकीन का। और जो पश्च भाग होता है, इसका क्या कार्य होता है, मतलब कड़वा जो है, कड़वा जो स्वाद होता है, कड़वे स्वाद का और तीखे स्वाद का पता लगाने का कार्य कौन करता है, कड़वा और तीखा स्वाद जीभ का कौन सा भाग आभास करवाता है, पश्च भाग। और इन भागों के अंदर क्या पाई जाती हैं, छोटी छोटी स्वाद कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, छोटी छोटी स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, जो हमें भोजन के स्वाद का क्या करवाती है, आभास करवाती है। जीभ के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्र भाग हमें मीठेपन का स्वाद बताता है, मध्य भाग है वो नमकीन और खट्टेपन का स्वाद बताता है, और पश्च भाग है वह कड़वापन और तीखेपन के स्वाद का आभास करवाता है। समझा गई बात, यहाँ तक समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझ में आ गया। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं दांत। तो मानव मुंह के अंदर दांत भी पाए जाते हैं, पर प्रत्येक दांत का क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। तो अब अपने बात करते हैं किसके बारे में, दांत के बारे में। देखिए, दांत, तो देखो मानव के मुंह में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। लेकिन देखिए, सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं दांत है, दांत किससे बने होते हैं, दांत बनते हैं कैल्शियम फास्फेट से। किससे निर्मित होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होते हैं। दांत किससे निर्मित होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के मिश्रण से मिलकर बने होते हैं दांत। और दांत की जो ऊपरी और चमकदार परत होती है, उसको अपने क्या कहते हैं, डेंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दांत की ऊपरी व चमकदार परत, ऊपरी व चमकदार परत को क्या कहा जाता है, चमकदार परत क्या कहलाती है, डेंटाइन कहलाती है। क्या कहलाती है,
डेंटाइन कहलाती है। समझा की बात। दांत की ऊपरी और चमकदार परत को क्या कहा जाता है? डेंटाइन कहा जाता है। अब देखो, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं, बाद में ये दांत निकलने प्रारंभ होते हैं, और इसमें से 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा भी निकलते हैं और दोबारा निकलते हैं। इन दांतों को क्या कहा जाता है? इन्हें दूध के दांत या अस्थायी दांत कहा जाता है, जो मानव मुंह में जब बच्चे का जन्म होता है तब निकलते हैं और उसके बाद ये दांत टूट कर गिर जाते हैं और इसके स्थान पर नए दांत आते हैं। तो ये जो दांत होते हैं जो एक बार आने के बाद टूट कर गिर जाते हैं और दोबारा फिर उनके स्थान पे नए दांत आते हैं, वे दांत क्या कहलाते हैं? दूध के दांत या अस्थायी दांत कहलाते हैं। और इन दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। देखिए, मुंह में 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा निकलते हैं, जो क्या होते हैं? दोबारा निकलते हैं, और इन दांतों को क्या कहा जाता है? दूध के दांत या कहा जाता है अस्थायी दांत। दूध के दांत या अस्थायी दांत जो बचपन में एक बार आने के बाद दोबारा गिर जाते हैं और इनके स्थान पे दोबारा नए दांत निकलते हैं। इन दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, जिन्हें क्या कहते हैं? दूध के दांत या अस्थायी दांत कहा जाता है। और इसके बाद अगर अपनी बात करें तो देखिए, मनुष्य के अंदर जो दंत व्यवस्था है, मनुष्य में दंत व्यवस्था किस प्रकार की पाई जाती है? देखो, पहले 20 दांत है, वो एक बार आने के बाद गिरेंगे, गिरने के बाद दोबारा दांत आएंगे, तो कितनी बार आई? 2 बार। तो मानव में दांतों की व्यवस्था किस प्रकार की पाई जाती है? द्विबार दंती। तो मनुष्य में जो दंत व्यवस्था पाई जाती है वह कौन सी होती है? द्विबार दंती। मनुष्य में दंत व्यवस्था, मनुष्य में जो दंत व्यवस्था होती है वह क्या कहलाती है? द्विबार दंती कहलाती है। द्विबार दंती। कि मनुष्य के कितनी बार दांत निकलते हैं? 2 बार। इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? द्विबार दंती कहा जाता है। या अपने इसको बोल देते हैं विषम दंती भी बोल देते हैं, या इसको गृत दंती भी कहा जाता है। द्विबार दंती को क्या बोल सकते हो? विषम दंती व्यवस्था। और इसके अलावा इसे क्या बोल सकते हो? गर्त दंती भी बोल सकते हो। समझा की बात? मानव मुंह में कितनी बार दांत निकलते हैं? 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए इस दंत व्यवस्था को क्या कहते हैं? द्विबार दंती या विषम दंती या गर्त दंती कहा जाता है। अब देखो, 4 दांत मानव के मुंह में ऐसे होते हैं जो लगभग 19 वर्ष की आयु में निकलते हैं, और जो 19 वर्ष की आयु में दांत निकलते हैं उन्हें कहा जाता है बुद्धि के दांत। मतलब आपनो बेजो विकसित करने वाला दांत किसा होगा? कितना होगा? 4 होगा। देखिए, 4 दांत जो कितनी आयु में निकलते हैं? 19 वर्ष की आयु में निकलते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? बुद्धि के दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धि के दांत कहा जाता है। समझा की बात क्या? देखिए, दांत है वे किससे बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। और दांत की जो ऊपरी और चमकदार परत होती है उसे क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। और मानव में 20 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार आने के बाद उन वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद उनके स्थान पर नए दांत दोबारा निकलते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? दूध के दांत या अस्थायी दांत कहा जाता है। और मनुष्य के अंदर जो दंत व्यवस्था पाई जाती है, कौन सी दंत व्यवस्था पाई जाती है? द्विबार दंती, विषम दंती या गर्त दंती पाई जाती है। और मानव के मुंह में 4 दांत ऐसे होते हैं जो 19 वर्ष की आयु में निकलते हैं, जिन्हें अपने क्या कहा जाता है? बुद्धि के दांत कहा जाता है। समझा की बात? तो ये चीज समझ में आ गई है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी नेक्स्ट आगे बात करते हैं दांतों के प्रकारों के बारे में। कर लिए क्या नोट? ये लो भी। अब देखो, अब अपने नेक्स्ट बात करने वाले हैं दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार। तो बेटा, दांत कितना प्रकार का हुए? 4 प्रकार का। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं किसकी, रदनक दांत। कौन सी दांत, रदनक दांत, रदनक दांत। और इसके बाद अपनी बात करेंगे चौरणक दांत। देखो रदनक दांत कौन से होते हैं, रदनक दांत भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। रदनक दांतों का क्या कार्य होता है, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य, चीरने फाड़ने का कार्य कौन से दांत करते हैं, कौन से दांत करते हैं, रदनक दांत करते हैं। और ये मानव के मुंह में कितनी आयु में निकलते हैं, 16 से 20 माह की आयु में निकलते हैं। कितनी आयु में निकलते हैं, 16 से 20 माह की आयु में निकलते हैं। कितनी आयु में निकलते हैं, 16 से 20 माह का जब बालक हो जाता है तो उसके मुंह में कौन से दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, रदनक दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और इन दांतों की जो संख्या होती है, संख्या कितनी होती है, इन दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, इन दांतों की कुल संख्या 4 होती है। समझा की बात। दांत का पहला प्रकार कौन सा है, रदनक दांत, जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, 16 से 20 माह की आयु में निकलते हैं। और इन दांतों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 4 होती है। समझा की बात, समझ में आ गया। तो अब अपने आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार की। और दांतों का जो दूसरा प्रकार है वह कौन सा है, दांतों का जो दूसरा टाइप है वह कर्तनक दांत। कौन सी दांत है, कर्तनक दांत। तो कर्तनक दांत कौन से होते हैं, देखो कर्तनक दांतों का क्या कार्य होता है, भोज्य कणों को या भोजन के टुकड़ों को कुतरने का कार्य, कुतरने का कार्य कौन करते हैं, कर्तनक दांत करते हैं। कौन से दांत करते हैं, कुतरने का कार्य, कुतरने और काटने का कार्य कर्तनक दांत करते हैं। कैसे, ध्यान रख लेना, कर्तनक कैसे, कुतरना और काटना। तो भोजन को कुतरने व काटने का कार्य, भोजन को कुतरने व काटने का कार्य कौन से दांत करते हैं, कर्तनक दांत। ये किस माह में निकलते हैं, ये 6 माह की आयु में निकलते हैं। किस माह की आयु में निकलते हैं, 6 माह की आयु में निकलते हैं। और इन दांतों की संख्या कितनी होती है, इन दांतों की जो कुल संख्या होती है वह कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। मतलब 4 ऊपर ले जबाड़िए में, 4 नीचे ले जबाड़िए में हुए। समझा की बात है। तो कर्तनक दांत जो भोजन को कुतरने और काटने का कार्य करते हैं, तो ये मानव की मुंह में 6 माह की आयु में विकसित होना प्रारंभ होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल संख्या 8 होती है। समझा की बात, समझ में आ गया। तो अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है चौरणक दांत। तीसरा जो टाइप है वह कौन सा है, चौरणक दांत, सॉरी अगर चौरणक। नेक्स्ट क्या है, अगर चौरणक। चौरणक, अगर चौरणक किसको कहते हैं, जिसकी आगली जाड़ हुए बना पाके बोल दिया चौरणक, अगर चौरणक बोल देंगे, ठीक है। और अगर चौरणक को के कार्य हुए, भोजन को ये चबाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। चय से चौरणक, चय से चबाना। तो इनका क्या कार्य होता है, भोजन को चबाने का कार्य, भोजन को चबाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। भोजन को चबाने में सहायक दांत कौन से होते हैं, अगर चौरणक होते हैं। और ये कितने माह की आयु में निकलते हैं, 10 से 11 माह की आयु में विकसित होना प्रारंभ होते हैं। 10 से 11 माह की आयु में, 11 माह की आयु में कौन से दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, अगर चौरणक। मतलब आगली जाड़ निकलनी प्रारंभ हो जाए बच्चा के अंदर 10 से 11 माह की आयु में। और इन दांतों की जो संख्या होती है, इन दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, कुल संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। तो अगर चौरणक दांतों का क्या कार्य होता है, ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। और एक बालक में 10 से 11 माह की आयु में ये दांत विकसित होना प्रारंभ होते हैं। और इनकी जो कुल संख्या होती है वह कितनी होती है, 8 होती है। समझा की बात, समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने
चौथे टाइप की बात करते हैं। दांत का जो चौथा टाइप है वह चौवर्णक दांत। देखिए चौथा पार्ट कौन सा है? चौवर्णक दांत। देखिए अब अपने बात करते हैं चौथी टाइप की, और चौथा टाइप कौन सा है? चौवर्णक दांत। अब देखो चौवर्णक दांत का भी क्या कार्य होता है? भोजन को चबाने का कार्य होता है। तो ये भी भोजन को चबाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। भोजन को चबाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अब देखो ये किस उम्र में निकलना प्रारंभ होते हैं? ये 12 से 15 माह की आयु में निकलना प्रारंभ होते हैं। 12 से 15 माह की आयु में निकलना प्रारंभ होते हैं। 12 से 15 माह की आयु में निकलना प्रारंभ होते हैं। और इन दांतों की जो कुल संख्या होती है, इन दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12। तो चौवर्णक दांतों का क्या कार्य होता है? भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। 12 से 15 माह की आयु में निकलना प्रारंभ होते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। समझा गई बात? तो ये थे दांत और दांतों के 4 प्रकार। अब देखिए इनके आधार पे अपनी बात करेंगे किसकी? इनके आधार पे बात करते हैं दंत सूत्र की। किसकी? दंत सूत्र की। तो मानव का जो दंत सूत्र होता है वह कितना होता है? मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं उन दांतों का जो दंत सूत्र होता है वह क्या होता है? देखिए पहला जो टाइप है वह कर्तनक। इसके बाद दूसरा जो टाइप है वह कौन सा है? रदनक दांत। तीसरा जो दांत है वह कौन सा है? तीसरा प्रकार कौन सा है? अग्र चौवर्णक। और चौथे दांत कौन से होते हैं? चौवर्णक होते हैं। चौथे दांत कौन से होते हैं? चौवर्णक। अब देखो बेटा कर्तनक दांतों की संख्या कितनी होती है? कर्तनक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसके बाद देखो बेटा रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4। अग्र चौवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। और चौवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। समझा की बात? कर्तनक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। रदनक दांतों की 4। अग्र चौवर्णक दांतों की 8 और चौवर्णक दांतों की 4। अब देखो तीनों 4 के पढ़ो डिवाइड होने लग रहे हैं। काट दो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिये 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो जो मानव के मुंह में दंत सूत्र होता है, मानव में पाए जाने वाले दांतों का जो दंत सूत्र होता है वह क्या होता है? 2:1:2:3, 21:23। 2:1:2:3। समझागी की बात? कर्तनक दांत कितना हुआ? 8। रदनक दांतों की संख्या कितनी हुई? 4। अग्र चौवर्णक दांतों की संख्या 8 और चौवर्णक दांतों की 32। कुल दांत कितना हुए? सॉरी चौवर्णक दांतों की संख्या 12। कुल दांत कितना हुए? 32। अब 4 के पार्ट में डिवाइड होने लग रहे, काट दो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये आ जाएगा मानव में पाए जाने वाले दांतों का दंत सूत्र, जो क्या होगा? 2:1:2:3। समझ आ गई की बात सारा ने? समझ आ गई। तो अब आप चला नेक्स्ट भाग की ओर। और नेक्स्ट भाग कौन सा है? ग्रास नली। नेक्स्ट भाग कौन सा है? ग्रास नली। अब देखो इसके अलावा देखिए मुंह के अंदर क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां पाई जाती है जो मानव के मुंह में उपस्थित होती है। और ये किससे जुड़ी होती है? जीभ से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? जीभ से जुड़ी होती है। समझ आ गई की बात? लार ग्रंथियां किससे जुड़ी होती है? जीभ से जुड़ी होती है। और ये किस रस का श्रवण करती है? लार ग्रंथियां लार रस छोड़ती है और लार रस के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लार रस में एंजाइम पाए जाते हैं और एंजाइम भोजन के पाचन में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। एंजाइम की न बोले वे तत्व या वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं में भाग लेकर जैविक क्रियाओं में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन खुद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। और लार ग्रंथि से जो लार रस निकलता है इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है टाइलिन एंजाइम और दूसरा कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज।
दूसरा एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। समझा गई बात? लार ग्रंथियां किससे जुड़ी होती है? जीभ से जुड़ी होती है। इनसे कौन सा रस निकलता है? लार रस निकलता है। लार रस के अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम कौन कौन से? टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। समझा गई की बात है? अब देखो, इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? लार ग्रंथियां बेटा 3 प्रकार की हुए। कितना प्रकार की हुए? 3 प्रकार की। तो लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। और इन 3 प्रकार की ग्रंथियों का नाम क्या है? एक तो होती है कर्णपूरक ग्रंथि। कौन सी होती है? कर्णपूरक ग्रंथि। दूसरी होती है अधोजंब ग्रंथि। अधोजंब ग्रंथि। और तीसरी लार ग्रंथि का नाम क्या होता है? अधोजीवा ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि कौन सी है? अधोजिह्वा ग्रंथि। समझागी की बात? लार ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? जीभ से। जो लार रस छोड़ती है। और इसके अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लार रस में टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। और लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कर्णपूरक ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि और अधोजीवा ग्रंथि। समझ आगे की बात? समझ आगे तो ये आगे चलांगा भाई। हाँ, अब देखो, मुंह के अंदर लार ग्रंथि जो पाई जाती है, जो एंजाइम छोड़ती है, भोजन के पाचन में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव में सर्वप्रथम भोजन का पाचन किस अंग के द्वारा प्रारंभ होता है? तो वह किसके द्वारा होता है? मुंह के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुंह के द्वारा। मानव में भोजन का सर्वप्रथम पाचन प्रक्रिया किस अंग के द्वारा प्रारंभ हो जाती है? मुंह के द्वारा होती है। समझा गई क्या बात? तो देखिए, अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? दूसरा जो भाग है वह ग्रास नली। दूसरा भाग कौन सा है? ग्रास नली। दूसरा जो भाग है वह कौन सा है? ग्रास नली। जिकन आप के बोलते हैं ग्रसनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ग्रसनी भी बोल सका। ठीक है। तो ग्रास नली के बारे में अगर अपनी बात करें तो ग्रास नली का मुख्य क्या कार्य होता है? मुंह से भोजन को कहां तक पहुंचाती है? मुंह से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? ग्रास नली का। मुंह से भोजन को आमाशय तक पहुंचाना किसका कार्य है? ये ग्रास नली का कार्य होता है। और ग्रास नली किसी होगी? अब मुंह जुड़ड़ी है, किसी है, ग्रास नली है और आकड़ तक जाएगी, भोजन ने कड़ तक ले गया होगी। आमाशय तक ले आने को कार्य कौन करेगी? ग्रसनी, या इन आप के बोल देंगा ग्रास नली बोल देंगा। समझागी की बात? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो मुंह के द्वारा भोजन को अंतर ग्रहण किया गया, उस भोजन को मुंह से कहां तक पहुंचाती है? आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और इस ग्रसनी भाग में किसी भी प्रकार से भोजन का पाचन नहीं होता है। किसी भी प्रकार से भोजन का पाचन नहीं होता है। और इस ग्रास नली की जो लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की क्या होती है? लंबाई होती है। और ये एक लंबी संकरी पेशीय नली होती है। क्या होती है? लंबी संकरी पेशीय नली होती है। समझा गई क्या बात? लंबी संकरी पेशीय नली होती है। कौन? ग्रास नली। और इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और ग्रास नली के अंदर किसी भी प्रकार से भोजन का पाचन नहीं होता है। और ग्रास नली का जो शीर्ष भाग होता है, ये जो शीर्ष भाग है, यहाँ पे ये जो बारदार भाग पाया जाता है, जिसको अपने क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस का क्या कार्य होता है? एपिग्लोटिस, या इसको अपने क्या बोल देते हैं? घाटी ढक्कन बोल देते हैं। जो कुछ उत्तकों का एक बना हुआ पल्ला होता है। और इसका क्या कार्य होता है? ये जो भोज्य कण होते हैं, जब अपने भोजन करते हैं, देखिए आगे जो आहार नली है, इसके पीछे एक श्वसन नली स्थित होती है। और जैसे ही अपने भोजन करते हैं तो वो जो भोज्य कण है वो श्वास नली में न चले जाएं, इसलिए श्वास नली के मार्ग को अवरुद्ध करने का कार्य कौन करती है?
एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस कहाँ स्थित होता है? ग्रास नली के ऊपरी शीर्ष भाग में स्थित होता है। तो इसके शीर्ष भाग में क्या पाया जाता है? शीर्ष भाग में ऊतकों का एक पल्ला होता है। ऊतकों का एक पल्ला होता है जिसको अपने क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। पल्ला होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस या इसको अपने क्या बोल देते हैं? घाटी ढक्कन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? घाटी ढक्कन कहते हैं। ठीक है। और इस एपिग्लोटिस का क्या कार्य होता है? भोजन को या भोज्य कणों को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य। भोज्य कणों को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य कौन करता है? एपिग्लोटिस करता है। समझा गई क्या बात? ग्रास नली किसी होगी ओ जिको भाग है जिको मुंह ले गिर अमाशय तक जान लग रही है। भोजन ने कटों कट लेके जाओगो, मुंह से अमाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? ग्रास नली। और इसके ऊपरी शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है? घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस पाया जाता है जो ऊतकों का बना होता है। ठीक है। ये भोज्य कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। और इस ग्रास नली की जो लंबाई होती है यहां से यहां तक, ये जो लंबाई होती है कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और ये एक गहरी, पतली और संकरी नली, संकरी पेशीय नली होती है। समझा गई बात? लंबी संकरी, संकरी मतलब सिकुड़ी हुई पेशीय नली होती है। कौन सी? ग्रास नली। समझा गई क्या बात? समझ आ गया तो देखिए नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, एक एक भाग के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे बेटा। हाँ, निचोड़ निकालेंगे इसका पूरा ढंग से। अब देखिए, अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? अमाशय के बारे में। तो नेक्स्ट जो अंग है वह कौन सा है? अमाशय। मुंह से भोजन को अंतर ग्रहण किया और अंदर ग्रहण करने के बाद ग्रसने के माध्यम से कहां तक पहुंचा दिया गया? अमाशय तक पहुंचा दिया। अब अपने बात कर लेते हैं किसके बारे में? अमाशय। देखो बेटा, अमाशय की जो आकृति होती है, आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी भाषा के जे अक्षर के समान। अंग्रेजी भाषा के जे अक्षर के समान इसकी आकृति होती है। बनावट कैसी होती है? जे अक्षर के समान होती है। और ये एक पेशीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? विभिन्न प्रकार की पेशियों से निर्मित होती है। तो इसकी जो संरचना होती है वह कैसी होती है? पेशीय संरचना होती है। समझा की बात है? और देखो, अमाशय है, अमाशय के भाग कौन कौन से होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कार्डियक या कार्डियक भाग, और दूसरा होता है जठ निर्गमी भाग, और तीसरा होता है फंडिस भाग। अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जिसमें पहला भाग कौन सा है? कार्डियक भाग, कार्डियक भाग। और दूसरा भाग कौन सा होता है? दूसरा जो भाग होता है वह होता है जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग। और तीसरा जो भाग होता है वह कौन सा होता है? इसको कहा जाता है फंडिस भाग। क्या कहते हैं? फंडिस भाग कहा जाता है। बेटा, अमाशय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कार्डियक भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडिस भाग। अब देखो, कार्डियक भाग कौन सा होता है? अमाशय का जो ये ऊपर वाला जो बायां भाग होता है इसको अपने क्या कहा जाता है? कार्डियक भाग कहा जाता है। समझा की बात? अमाशय का जो ऊपर वाला बायां भाग होता है इसको क्या कहते हैं? कार्डियक भाग कहा जाता है। और इसके बाद देखिए, जठर निर्गमी भाग कौन सा होता है? जठर निर्गमी भाग होता है जो ये दाएं वाला भाग होता है, इस भाग को क्या कहते हैं? जठर निर्गमी भाग कहते हैं। और जो बीच वाला भाग होता है जो कार्डियक और किसको? जठर निर्गमी भाग को जोड़ने का कार्य करता है, उसे कहते हैं फंडिस भाग। क्या कहते हैं? फंडिस भाग कहते हैं। देखो, अमाशय की संरचना किस प्रकार से है? इस प्रकार से है ना। ठीक है। इसका जो ये इधर वाला जो भाग है ये तो क्या कहलाएगा? कार्डियक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियक भाग कहलाता है।
और ये इधर वाला जो बायां भाग, ये सॉरी दायां भाग है, इसको अपने क्या कहते हैं, जठर निर्गमी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर निर्गमी भाग। और जो इन दोनों भागों को जोड़ने का कार्य करेगा बीच वाला भाग, इसको क्या कहेंगे, फंडिस भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडिस भाग कहा जाता है। समझा की बात है। तो आमाशय के अंदर कितने भाग, 3 भाग, कार्डियक भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडिस भाग। कार्डियक भाग आमाशय का बायां भाग, जठर निर्गमी भाग आमाशय का दायां भाग, और इन दोनों को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाएगा, फंडिस भाग कहलाता है। अब देखो आमाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, HCl अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, HCl अम्ल व इसमें पाई जाती है जठर ग्रंथियां, जो किसका निर्माण करती हैं, जठर रस का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, जठर रस का निर्माण करती है। देखिए आमाशय में HCl अम्ल और जठर रस का निर्माण होता है, जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और आमाशय में क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम तैयार करते हैं। आमाशय में क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम तैयार करते हैं, ताकि भोजन के पाचन में सहायता मिल सके। समझा की बात है। तो आमाशय में HCl अम्ल और जठर रस का निर्माण होता है, जो आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार कर भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब देखो कई बार अपने पेट में या आमाशय के अंदर HCl अम्ल की क्या बन हो जाती है, अधिकता हो जाती है, और अधिकता होने के कारण पेट में दर्द या जलन अनुभव होता है, जिसको अपने क्या कह देते हैं, तेजाब बन गई, गैस बन गई। समझा की बात है, जिसको अपने एसिडिटी प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है, पेट में HCl अम्ल की अधिकता होने के कारण होता है। और एसिडिटी से संबंधित जो प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, जो एक एंटीसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgOH2 होता है। समझा की बात। अब देखिए HCl अम्ल और जठर रस का निर्माण कहाँ होता है, आमाशय में, जो आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार कर भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। और आमाशय में भोजन कितने से कितने घंटे ठहरता है, 3 से 4 घंटे ठहरता है। कितने घंटे ठहरता है, 3 से 4 घंटे आमाशय में भोजन रुकता है। और इसके बाद आमाशय में आने के बाद जब इसके साथ HCl अम्ल और जठर रस मिल जाता है, तो भोजन क्या हो जाता है, लसलसा और मुलायम कोमल हो जाता है, और ताकि भोजन के पाचन में इसको सहायता मिल सके और इसको आसानी से सरल अणुओं के अंदर अपघटित कर और इसको अवशोषित किया जा सके। समझा की बात है। अब देखो आमाशय टोटल कितना भोजन धारण कर सकता है, 1.5 से 2 लीटर भोजन धारण कर सकता है। कितना भोजन धारण कर सकता है, 1.5 से 2 लीटर भोजन ग्रहण कर सकता है। आमाशय की क्षमता कितनी होती है, 1.5 से 2 लीटर भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। समझा की बात। तो आमाशय क्या होता है, जे अक्षर के समान आकृति वाली पेशीय संरचना होती है। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग, कार्डियक भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडिस भाग। और आमाशय में HCl अम्ल और जठर रस का निर्माण होता है, जो आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार कर भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। और आमाशय में भोजन कितने घंटे तक ठहरता है, 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। और आमाशय है वह 1.5 से 2 लीटर तक भोजन को ग्रहण कर सकता है। तो आमाशय की जो क्षमता होती है भोजन ग्रहण करने की, वे कितनी होती है, 1.5 से 2 घंटे तक होती है। समझा की बात। अब अपनी इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट जो भाग है वह अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय की अगर अपनी बात करें, तो अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की क्या है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि मानी जाती है। नेक्स्ट जो ग्रंथि है वह कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। देखो बेटा अग्नाशय ग्रंथि ये भी भोजन के पाचन में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि, इससे एक रस निकलता है जिसका नाम है अग्नाशयिक रस। क्या कहा जाता है, अग्नाशयिक रस कहा जाता है। अब देखो अग्नाशयिक रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयिक रस के अंदर लाइपेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन हो गया, इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन,
ये सारे के सारे एंजाइम किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। और ये अग्नाशय रस किससे स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। देखिए लाइपेज है, ये वसा के पाचन में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है वह प्रोटीन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। पेप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है, ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का व कार्बोहाइड्रेट का। किसका? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करने में सहायक कौन होता है? काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होता है। समझा की बात? और अग्नाशय ग्रंथि है, इसे कहा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है। समझा की बात है? तो अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? अग्नाशय रस का निर्माण करता है जिसमें लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करने में सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायक होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछी जाए तो कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। इसके अलावा देखिए अग्नाशय ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से? इंसुलिन, इंसुलिन व ग्लूकेगोन। इंसुलिन व ग्लूकेगोन हार्मोन में किससे स्रावित होते हैं? अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इनके बारे में अपनी बात करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले अंतःस्रावी और बहिःस्रावी हार्मोनों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा अपने इसके बारे में बता देता हूँ। इंसुलिन और ग्लूकेगोन है, ये रुधिर में शर्करा के स्तर को क्या रखते हैं? नियंत्रित रखते हैं। और जब शर्करा का स्तर है वह गड़बड़ा जाता है तो इससे शुगर या डायबिटीज या मधुमेह रोग हो सकता है। समझा की बात? तो अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? अग्नाशय रस, जिसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायक होता है। और ये मानव शरीर की क्या होती है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। और ये कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन व ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। और जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसके कारण मूत्र के साथ ग्लूकोज की मात्रा बाहर निकलनी प्रारंभ हो जाती है, जिससे मधुमेह या शुगर या डायबिटीज रोग हो जाता है। समझा गई बात? अब देखिए इसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है वह लीवर, या जिसको अपने बोल देते हैं यकृत। तो नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं लीवर। लीवर कहाँ पाया जाता है? ये जो भाग है इसको अपने क्या कहते हैं? लीवर कहा जाता है या यकृत बोल देते हैं। इसके अंदर पाया जाता है पित्ताशय जो पित्त रस का निर्माण करता है। समझा की बात? देखिए यकृत, या इसको अपने क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। अब देखो भी, पहले तो अपने को पूरे लीवर की फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए। लीवर की अगर अपने को फुल फॉर्म पता है, प्रत्येक शब्द का अर्थ पता है, तो इसके जितने भी कार्य हैं वे इसी शब्द में छिपे हुए हैं। सारे के सारे कार्य किसमें छिपे हुए हैं? इस शब्द में छिपे हुए हैं। तो देखिए लीवर, लीवर को अपने LIVER लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? LIVER लिख देते हैं। देखिए लीवर की अगर अपनी बात करें तो एल का अर्थ क्या होता है? शाबाश, जल्दी से बताइए लीवर मतलब एल का अर्थ क्या होता है? लीवर का अर्थ क्या होता है? देखिए वी का अर्थ होता है विटामिन। क्या होता है? विटामिन। विटामिन का पाचन, विटामिन का पाचन कौन करता है? लीवर करता है। ई का अर्थ होता है एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिया। एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिया। यूरिया का
उत्सर्जन, यूरिया का निर्माण या यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? लीवर करता है। इसके बाद है रिस्टोर ऑफ ग्लाइकोजन। रिस्टोर ऑफ ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन का क्या करता है? संग्रहण करता है। ग्लाइकोजन का संग्रहण कौन करता है? लीवर करता है। इसके बाद देखिए इसका अर्थ होता है आई का अर्थ हो जाएगा इंक्रिएशन ऑफ एंजाइम्स मतलब एंजाइम का निर्माण। एंजाइम का निर्माण भी कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है। और एल का अर्थ क्या होता है? लीवर जूस। क्या होता है? लीवर जूस, जिसको अपने बाइल जूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल जूस भी कहते हैं, जिसको अपने हिंदी में कहा जाता है पितरस। क्या कहते हैं? पितरस। तो लीवर का अर्थ क्या है? एल का अर्थ होता है लीवर जूस या बाइल जूस, जिसको अपने पितरस कहते हैं। और इस पितरस का निर्माण का होता है पित्ताशय में होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। दूसरा कार्य क्या है? एंजाइम्स का निर्माण करना। आई का अर्थ हो गया इनक्रिएशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का निर्माण करना। इसके बाद वी का अर्थ होता है विटामिन का पाचन कौन करता है? लीवर करता है। ई का अर्थ हो गया एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिया मतलब यूरिया का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। इसके बाद रिस्टोर ऑफ ग्लाइकोजन, जब अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा में कमी हो जाए तो जो ग्लाइकोजन जो संग्रहित करता है लीवर, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर रूपांतरित होकर अपने शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो लीवर की क्या क्या कार्य है? पित्त का निर्माण करना, एंजाइम का निर्माण करना, विटामिन का पाचन करना, यूरिया का निर्माण करना और ग्लाइकोजन का संग्रहण करना। ये सारे कार्य कौन संपादित करता है? यकृत या लीवर करता है। समझा गई बात? इसके बाद अपनी बात करते हैं छोटी आंत की इल्ली, छोटी आंत के बारे में। तो नेक्स्ट जो भाग है वह कौन सा है? छोटी आंत। और इसके बाद अपनी बात करेंगे बड़ी आंत और मलद्वार के बारे में। देखो छोटी आंत, छोटी आंत की अगर अपनी बात करें तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला जो भाग होता है वह होता है ग्रहणी। दूसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं क्षुद्रांतर। क्या कहते हैं? क्षुद्रांतर। तीसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं अग्र क्षुद्रांतर। अग्र क्षुद्रांतर। समझा गई बात? ग्रहणी जो छोटी आंत का पहला भाग होता है, ये जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत का ग्रहणी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस भाग को ग्रहणी कहा जाता है। और जो भोजन का सर्वाधिक पाचन है वह कहाँ होता है? ग्रहणी में। ग्रहणी में क्या होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन एंजाइमों के द्वारा, सर्वाधिक पाचन किसके द्वारा होता है? एंजाइमों के द्वारा। एंजाइमों के द्वारा कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। समझा गई बात? ग्रहणी जो भाग है इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है किसके द्वारा? एंजाइमों के द्वारा। इसके बाद अपने दूसरे भाग की बात करें क्षुद्रांतर, तो क्षुद्रांतर कौन सा भाग होता है? जो किसके अंदर खुलता है? परिशेषिका में खुलता है और अपचित पदार्थों को परिशेषिका के अंदर भेजने का कार्य करता है, और ये होता है छोटी आंत का मध्य भाग। इसके बाद तीसरा जो भाग है वह कौन सा है? अग्र क्षुद्रांतर, जो यहाँ से बड़ी आंत में खुलता है और इन अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ पहुंचाता है? मल द्वार तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग, ग्रहणी, क्षुद्रांतर और अग्र क्षुद्रांतर। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग, ग्रहणी, क्षुद्रांतर और अग्र क्षुद्रांतर। ग्रहणी का क्या कार्य होता है? भोजन का जो एंजाइमों के द्वारा सर्वाधिक पाचन है वह किसमें होता है? ग्रहणी के अंदर होता है। इसके अलावा क्षुद्रांतर है जो छोटी आंत का मध्य भाग होता है। अग्र क्षुद्रांतर जो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। और इसके बाद देखिए छोटी आंत है, इसकी कुल जो लंबाई होती है, छोटी आंत की कुल लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। कितनी होती है?
6 मीटर होती है, कई बुकों में 5 से 6 मीटर भी देखने को मिलेगी। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 6 मीटर होती है। अब देखो छोटी आंत में जैसी उंगली है, उंगली जैसी उभरी हुई दीर्घ रोम पाई जाती है। क्या पाई जाते हैं, दीर्घ रोम पाई जाती है। तो छोटी आंत में उंगली जैसे प्रवर्ध, छोटी आंत में अंगुली जैसे प्रवर्ध दीर्घ रोम पाए जाते हैं। जैसे प्रवर्ध दीर्घ रोम पाए जाते हैं जो पचित भोजन में, जो पचित भोजन में से आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। देखिए छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है, भोजन के पाचन में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने का कार्य कौन करता है, जो छोटी आंत में उंगली जैसे उभरे हुए या प्रवर्ध जो दीर्घ रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उभरे हुए, वे क्या करते हैं, जो भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के दौरान भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं और भोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर या कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं, उंगली जैसे प्रवर्ध जो दीर्घ रोम होते हैं वो करते हैं। समझा गई बात। तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, क्षुद्रांतर और अग्र क्षुद्रांतर। सर्वाधिक एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन किस भाग में होता है, ग्रहणी के अंदर होता है। ग्रहणी छोटी आंत का सबसे आगे वाला भाग होता है, क्षुद्रांतर मध्य भाग होता है और अग्र क्षुद्रांतर क्या होता है, अंतिम भाग होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होती है। और इस छोटी आंत में उंगली जैसे उभरे हुए दीर्घ रोम पाए जाते हैं जो पचित भोजन में से आवश्यक पोषक तत्वों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। समझा गई बात यहां तक। तो भोजन का अवशोषण कौन करता है, छोटी आंत करती है। समझा गई बात। इसके बाद अपने बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो भाग है वह बड़ी आंत। तो नेक्स्ट भाग के बारे में बात करते हैं जिसको अपने क्या कहते हैं, वृहदांत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, वृहदांत्र कहा जाता है। और वृहदांत्र के कितने भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। देखिए बड़ी आंत या इसको कहते हैं वृहदांत्र, क्या कहते हैं, बड़ी आंत या वृहदांत्र भी कहा जाता है इसे। देखिए इसकी जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है वृहदांत्र की या बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। और इसके कितने भाग होते हैं, वृहदांत्र के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और पहला जो भाग है वह क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ वृहदांत्र, अनुप्रस्थ वृहदांत्र। दूसरा जो भाग होता है उसको कहा जाता है आरोही वृहदांत्र, आरोही वृहदांत्र। तीसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं अवरोही वृहदांत्र। क्या कहते हैं, अवरोही वृहदांत्र कहा जाता है। समझा गई बात। अनुप्रस्थ वृहदांत्र कौन सा होगा, ये जो भाग है इसको क्या कहेंगे, ये वाला जो भाग है जहां से जल बड़ी आंत में प्रवेश करता है वह भाग अनुप्रस्थ वृहदांत्र। इसके बाद जो बायां भाग है वह आरोही वृहदांत्र और दायां भाग है जो क्या कहलाएगा, अवरोही वृहदांत्र कहलाता है। तो कितने भाग होते हैं, 3 भाग। समझा गई बात। और बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करने का कार्य कौन करती है, बड़ी आंत करती है। जल का अवशोषण कौन करती है, बड़ी आंत करती है। और इस बड़ी आंत के नीचे वाले भाग में परिशेषिका नामक अंग पाया जाता है जो अपचित पदार्थों का क्या करता है, संग्रहण करता है। तो देखिए बड़ी आंत के बाएं अंतिम भाग में क्या पाया जाता है, परिशेषिका उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, परिशेषिका उपस्थित होती है।
जिसे अपने अपेंडिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिशेषिका को अपेंडिक्स भी कहते हैं। उपस्थित होती हैं जो अपचित पदार्थों का संग्रहण करती है, अपचित पदार्थों का संग्रहण करती है, संग्रहण करती हैं। और ये अपचित पदार्थ जो भी अपने जल ग्रहण करते हैं, जल का अवशोषण करने के बाद कुछ अपचित पदार्थ हैं वे जल की कुछ मात्रा के साथ ये कहाँ तक पहुंचा दिए जाते हैं? मल द्वार तक पहुंचा दिए जाते हैं। समझा गई बात? तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अनुप्रस्थ वृद्धांतर, आरोही वृद्धांतर और अवरोही वृद्धांतर। ये जल का अवशोषण करने का कार्य करती है। और बाएं अंतिम भाग में परिशेषिका या इसे कहते हैं अपेंडिक्स उपस्थित होती है, जो अपचित पदार्थों का क्या करती है? संग्रहण करती है। समझा गई बात? और इसके बाद अगर अपने बात करें तो इसका जो अंतिम भाग है वह कौन सा है? बता दो। अंतिम भाग कौन सा होता है? अंतिम भाग है पाचन तंत्र का, वह मल द्वार। क्या है? मल द्वार, या इसको अपने क्या कहा जाता है? गुद्दा द्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं? मल द्वार या गुद्दा द्वार। तो मल द्वार या गुद्दा द्वार का क्या कार्य होता है? जो अपने शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। और इसी कारण जो मल द्वार है वे उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो मल द्वार का क्या कार्य होता है? शरीर में उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट, शरीर में उपस्थित हानिकारक व अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य कौन करते हैं? बाहर उत्सर्जित करने का कार्य, उत्सर्जित करने का कार्य कौन करता है? मल द्वार या गुद्दा द्वार करता है। तो इस प्रकार से अपनी बात की किसके बारे में? पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र है वो मुंह से जो भोजन अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया है, भोजन अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया के दौरान भोजन को सरल अणुओं के अंदर विभाजित कर उसको पाचन करने का कार्य करती है। और पाचन के दौरान उन पाचन किए गए भोजन में से पोषक तत्वों को अवशोषित कर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन प्रक्रिया कहलाती है। और इसे अपने क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और इसकी जो टोटल लंबाई होती है वे कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। समझा गई बात? तो ये अपने बात की किसके बारे में? पाचन तंत्र के बारे में। अब अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।